नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार। कहते हैं कि दुश्मनी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है, लेकिन दोस्ती और प्रेम के धागे हमेशा मृत्यु के बाद भी रह जाते हैं। आज हरियाणा के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आदित्य बत्रा जी का निधन हो गया। आज जब उनके अंतिम संस्कार में मैं पहुंचा तो देखा कि उन्होंने अपने जीवन में इतना बेशुमार प्रेम कमाया था जिसको शब्दों में बांध पाना मेरे लिए मुश्किल है। 2016 में उनसे पहली बार मुलाकात हुई और उनके मृत्यु के अंतिम दिन तक महीने में 3-4 बार उनको किसी न किसी मरीज के लिए मैं कॉल करता था और उन्होंने कभी भी मुझे निराश नहीं किया। चाहे वो किसी मरीज की पूरी फीस माफ़ कर देने की बात हो या आधी फीस माफ़ करने की बात हो या किसी को तत्काल देखने की बात हो, डॉक्टर आदित्य बत्रा जी ने हमेशा मुझे एक ही बात की, हाँ धर्मेंद्र भाई हो जाएगा। और उनके जाने के बाद न केवल एक अच्छे डॉक्टर की कमी महसूस हो रही है जीवन में, बल्कि एक अच्छे इंसान की कमी भी आज खल रही है। 2 लोग रोहतक में ऐसे देखे जो उन्होंने डॉक्टर होते हुए लोगों के दिल में इतनी जगह बनाई कि आज के दौर में जब कहते हैं कि कोई किसी का सगा नहीं है, लोगों की आंखों में आंसू थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि डॉक्टर आदित्य बत्रा को कैसे अंतिम विदाई दें। डॉक्टर अरविंद दहिया के बाद डॉक्टर आदित्य बत्रा का जाना पूरे रोहतक ही नहीं बल्कि हरियाणा के लिए एक लॉस है, क्योंकि एक तो डॉक्टर अच्छे और दूसरे इंसान अच्छे। और उम्र डॉक्टर बत्रा की करीबन 42-43 साल का एक फिट मैन जो दिन भर मरीजों से घिरा रहता हो और दिन भर मुस्कुराता रहता हो, वो अचानक रात को 2 मरीजों के स्टंट डालने के बाद घर जाते हैं, बाथरूम में घुसते हैं और वहीं पे बेहोश होकर गिर जाते हैं। 3 घंटे बाद जब उनको संभाला जाता है तो उन्हीं के उस हॉस्पिटल में लाया जाता है जहाँ पे वो रोज़ाना वर्षों से दिल के मरीजों की देखभाल कर रहे थे। पूरे रोहतक शहर के सारे प्रोमिनेंट डॉक्टर रात को उनके हॉस्पिटल में थे और अगर जीवन बचाने का 1 लाख कोई संभावना कहीं होती तो डॉक्टर आदित्य बत्रा को बचा लिया जाता। लेकिन यहीं पे हमारी वो बातें सच होती हैं कि ये जो शरीर है इस चाबी भर के छोड़ रखा है भगवान ने, और जितनी चाबी है भरी जाएगी, जितनी चाबी यहाँ पे भरी गई है उतना ही ये खिलौना चल पाएगा। डॉक्टर आदित्य बत्रा दोबारा इस जीवन में किस रूप में आएंगे या माइथोलॉजी क्या कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन डॉक्टर आदित्य बत्रा को हरियाणा में हमेशा बहुत ही प्रेम और आदर के साथ याद किया जाएगा। एक ऐसे इंसान के रूप में जो सबसे मित्रवत व्यवहार रखते थे, एक ऐसे इंसान के रूप में जो बेहतरीन डॉक्टर थे और एक ऐसे दोस्तों के दोस्त थे जिन्होंने कभी दोस्तों को ना नहीं कहा। गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स की तरफ से हमारी श्रद्धांजलि उनको है। परमपिता परमात्मा उनको अपने चरणों में जगह दे और ऐसे डॉक्टर हमें लगातार देता रहे जो एक बेहतरीन इंसान भी हों। त्यागी जी जी, क्या कहोगे कुदरत के इस फैसले पे? देखिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जन्म मरण लाभ हानि यश अपयश विधि हाथ, ये 6 चीज़ें ऐसी बताई हैं जिन पर मनुष्य का नियंत्रण है ही नहीं। जन्म मरण उसमें पहली बार है। तो इस सृष्टि में इस ब्रह्मांड में आना ना हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, ना जाना हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। और मैं कई बार सोचता हूँ कि हमारे पुरखों ने या हमारे उस समय के ऋषि मुनियों ने जो भी व्यवस्था की है वो बहुत सुंदर है। वो इसी वक्त काम आती है जब आपका कोई प्रियजन आपसे बिछुड़ता है, तो उससे एक तसल्ली मिलती है, एक सांत्वना मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में सारा यही उपदेश दिया है कि शरीर नाशवान है और आत्मा अजर अमर है। तो मैं पहले सोचता था कि भगवान है कि नहीं,
तो मैंने बाद में निष्कर्ष निकाला कि भगवान है ये मान लेने में ही बहुत समझदारी है। चूँकि बहुत संकट की घड़ी में जब आप बड़े विषाद में हैं, व्यथा में हैं, तब एक वही सहारा होता है। जब आपको ये लगता है कि आपको नियंत्रित करने वाला, आपको संभालने वाला, आपको दुख देने वाला या आपको सुख देने वाली कोई और शक्ति है, तो आप अपने आप को थोड़ा सहज कर पाते हैं। पूरा रोहतक उदास है आज, और रोहतक के आसपास का जो क्षेत्र है वो भी उदास है। डॉक्टर बत्रा से मेरा केवल एक बार मिलना हुआ, और वो भी बतौर पेशेंट। डॉक्टर ध्रुव ने रिकमेंड किया था, मेरे इन्वेस्टिगेशन हुए थे तब मैं मिला था। और उसके बाद में मेरा उनसे कोई लंबा चौड़ा परिचय नहीं रहा, लेकिन उनके बारे में जानता मैं बहुत कुछ हूँ। बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे। और अभी जो कल से मैं उनकी देख रहा हूँ वीडियोज़ की, कहीं वो किसी कार्यक्रम में गा रहे हैं, कहीं नाच रहे हैं, तो आमतौर पे जो डॉक्टर की एक छवि होती है ना, वो कि बहुत गंभीर होता है और उसके चेहरे पे ज़्यादा भाव वाव नहीं आते, उसको तोड़ा था उन्होंने। और मेरे ख्याल से दिल के एक डॉक्टर को ऐसा ही होना चाहिए। जिस वक्त मैं डॉक्टरी पढ़ रहा था, मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, तो मेरे अनुभव, मेरे साथ एक डॉक्टर मिले थे, पेडिट्रिशियन थे वो। तो वो क्या करते थे कि जो टाइम था ओपीडी का, मान लिया 1 बजे ख़त्म होनी है, तो शाम 8 बजे तक उनकी ओपीडी ख़त्म नहीं होती थी। लगातार पेशेंट आ रहे हैं। तो मैं उनसे पूछता था, डॉक्टर साहब इतना आप किस लिए कर रहे हैं? कि जो सबसे आखिर में बैठा ना, वो मुझे दिखाने के लिए आया, तो मुझे यहाँ बैठना, मुझे सरकारी टाइम से कोई लेना देना नहीं। तब उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि डॉक्टर को सुपर ह्यूमन होना चाहिए। ह्यूमन नहीं, सुपर ह्यूमन। ये सुपर ह्यूमन नहीं थे। और हमारे यहाँ कहा क्या गया था कि डॉक्टर दूसरा भगवान है, इस धरती पे भगवान है। तो पहले भगवान को तो किसी ने देखा नहीं, और दूसरे भगवान से आपका वास्ता पड़ता रहता है रात दिन। तो कोई एक डॉक्टर जब जाता है, तो आप ये देखना, रोहतक में और आसपास के क्षेत्रों में और प्रदेश के और हिस्सों में भी हजारों परिवार ऐसे हैं जिनकी कोई ना कोई कहानी है, कोई परिचय जब वो डॉक्टर बत्रा से मिले होंगे, अपना पेशेंट लाए होंगे, उनके व्यवहार से। तो आज केवल एक परिवार का लॉस तो है, वो तो है, पारिवारिक लॉस है, बहुत बड़ी क्षति हुई है, लेकिन हजारों परिवार ऐसे हैं जहां आज उनको लेके उदासी है, उनके बारे में बातचीत हो रही है। उन्होंने जो अब जीते जी उनके साथ जो सद्व्यवहार किया, उसकी वो चर्चा कर रहे हैं। और किसी भी आदमी की इससे बड़ी उपलब्धि कुछ हो नहीं सकती कि उसने जो जीवन में कमाया। और मैं जा नहीं पाया वहाँ, और जो मैं देख पाया हूँ यहाँ, तो समूचा शहर वहाँ था, हजारों लोग वहाँ थे, और वो केवल औपचारिकता के लिए नहीं जा रहे थे। जिसके दिल में दर्द था, जिसे ये एहसास था कि मैंने कुछ खोया है, परिवार ने तो खोया, लेकिन हर एक व्यक्ति को ये लग रहा है जो उनसे जुड़ा हुआ था कि उसने कुछ खोया है, और वो अपने श्रद्धा सुमन भेंट करने वहाँ पे गया। तो डॉक्टर एक ऐसा डॉक्टर जो यहाँ के सामाजिक जीवन का हिस्सा बन चुका था, और राजनीति में भी उन्होंने दिलचस्पी लेनी शुरू करी थी। तो एक दल से भी वो जुड़े, भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव लड़ते तो कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व था कि बेशक वो एक पार्टी से जुड़े, और कुछ लोगों ने उस समय आपत्ति भी प्रकट की थी कि डॉक्टर का राजनीति में जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, है ना। बट धीरे धीरे लोगों में ये विश्वास जम गया कि ये किसी भी दल में हो, डॉक्टर के रूप में हमेशा रहेंगे। तो ना संकीर्ण सोच थी उस तरह की, सभी के काम आना, और किसी भी कोई मतभेद नहीं इस तरह का कि उस पॉलिटिकल पार्टी से है। और जब पिछले चुनाव में उनको टिकट देने की बात हुई थी, वो बड़े गंभीर उम्मीदवार थे, तब मैं अपनी व्यक्तिगत इच्छा आपसे बता रहा हूँ कि मैं ये चाहता था कि इनको टिकट मिले और ये चुनाव जीते। उसके पीछे एक कारण था, मैं ये देखना चाह रहा था कि एक डॉक्टर, इतना हाईली एजुकेटेड डॉक्टर, दिल का डॉक्टर, वो अगर हमारा विधायक बनता है तो वो किस तरह के चेंजेस ला सकता है ना। क्योंकि आप तक ये कमी रही है कि आए हैं डॉक्टर, बहुत राजनीति में आते रहते हैं, लेकिन कोई सुपर स्पेशलिस्ट जो अपने एक स्थापित हॉस्पिटल है, जो प्रतिष्ठित भी है, उसके साथ साथ वो ये भी चाह रहा है कि समाज में, राजनीतिक जीवन में मेरी क्या भूमिका हो सकती है। तो एक बहुआयामी व्यक्तित्व उनका था, वो केवल डॉक्टर नहीं थे। डॉक्टर के अलावा जो उनकी चीज़ें हैं वो भी लोग बहुत मिस कर रहे हैं। तो एक डॉक्टर को एक्चुअल में सुपर ह्यूमन होना चाहिए। डॉक्टर सुपर ह्यूमन को आप भगवान भी कह सकते हैं, चूँकि किसी ने देखा तो है नहीं भगवान को। तो ऐसे व्यक्ति का जाना तो बहुत बड़ी सामाजिक क्षति है, पारिवारिक क्षति है, और अगर वो
अच्छा अभी उम्र ही क्या थी, 45 साल। देखिए धर्मेंद्र जी, कोई भी डॉक्टर जो MBBS करता है, MD करता है, फिर DM करता है और फिर थोड़ा एक्सपीरियंस हॉस्पिटल्स का लेता है, इस सब में उसकी उम्र 30 से 32 साल हो जाती है। अभी तो उनका करियर का यूँ समझो कि पीक आना भी मैं ये बाकी कह रहा हूँ कि पीक आना बाकी था, और अगर ईश्वर उनको दीर्घायु करता, लंबी आयु मिलती, तो मुझे ये मानना है मेरा कि 20-25 वर्ष में वो बहुत नाम कमा चुके होते हैं, है ना। तो लेकिन अब ये सब नहीं हो पाया कि किसी के हाथ में तो अच्छा, सारी डॉक्टर साहब, चीज़ें है नहीं। एक वहाँ भी लोग ऐसे ही चर्चा कर रहे थे, हमारे भी दिमाग में ये सवाल उठता है कि एक दिल का डॉक्टर जो दिन भर दिल की बीमारियों से लोगों को देखते हैं, उनके पास तमाम वो संसाधन हैं जो एक मरीज के लिए होने चाहिए, उनके वो खुद के जो दिल है उसकी आवाज़ को क्यों नहीं सुन पाए? ये एक बड़ा मतलब लोगों को दुख था वहाँ पे, सबको है कि क्या डॉक्टर आदित्य बत्रा ने खुद के दिल के साथ लापरवाही बरती, या फिर पिछले काफ़ी समय से उनको धमकियाँ मिल रही थी फिरौती के लिए, तो सिक्योरिटी भी रखते थे, क्या वो उस स्ट्रेस उनको ले गया? ये एक मतलब सबको दिलों में ये सवाल है। हाँ, देखिए सोशल मीडिया पे भी कुछ लोगों ने ये टिप्पणी की है कि वो खुद दिल के डॉक्टर थे और अपने दिल की हिफाजत नहीं कर पाए। तो ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर बत्रा दिल की ग्रामर से वाकिफ़ ना हो, एनाटॉमी से, फिजियोलॉजी से, और दिल को सेहतमंद रखने के क्या तरीके हो सकते हैं उनको ना पता हो और उन्होंने अपनाए ना हो जीवन में। ऐसा तो हो नहीं सकता। और लेकिन क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, उसमें कुछ आप कर नहीं सकते। एक मशीन है ये, और वो डॉक्टर बत्रा के शरीर जो वो भी एक मशीन है, डॉक्टर त्रेहन का शरीर वो भी एक मशीन है, आपका मेरा वो भी एक मशीन ही है। तो ये सारी चीज़ें जो एक आम आदमी आज इतना जागरूक है, और जो ख़ास तौर से हार्ट का पेशेंट है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो एहतियात हम ये उम्मीद करेंगे कि उन्होंने सारी अपनाई होंगी। अब उनको क्या हुआ है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है और हार्ट अटैक, दो चीज़ें बड़ी कॉमन यूज़ होती हैं। कार्डियक अरेस्ट तो रेयरली यूज़ होता है। तो जैसे मैंने सुबह उठा, मैंने और वो खबर सबसे पहले पढ़ी 5:30 पौने 6 बजे के बीच में, तो उन्होंने क्या है कि उनको CPR दिया गया। जो हार्ट अटैक होता है उसमें CPR का कोई अर्थ नहीं है, और मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन जिसको बोलते हैं CPR, इसका मतलब है कि उनके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। हार्ट बीट ही नहीं थी, स्टॉप हो गया वो। और जब दिल इस तरीके से रुकता है तो उसके पीछे ये प्रिवेंशन काम नहीं आएंगे कि आप घी तेल खा रहे हैं और ये ले रहे हैं वो ले रहे हैं, ये कोई सावधानी नहीं है। तो वो किसी भी स्थिति में अचानक भी दिल एकदम से अपना काम करना बंद कर देगा, और जो भी सारे संबंधित ऑर्गन है बॉडी के, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी और ब्रेन को भी सप्लाई बंद हो जाएगी, तो वो मूर्छित हो जाएंगे। मूर्छा की अवस्था में जो उनके साथ डॉक्टर साहब के साथ सारी चीज़ें हुई हैं, इसमें क्या हो सकता था? बेहोश हो गए। देखिए उनको पता थोड़ी था। और आमतौर पे हम ये सलाह देते हैं खासतौर से बुजुर्गों को कि जब भी आप बाथरूम में जाएं तो बाथरूम को अंदर से बंद ना करें, कुंडी नहीं लगानी चाहिए, नहीं लगानी किसी को भी नहीं लगानी चाहिए। हाँ, बेहतर ही होगा कि कोई भी ना लगाए। आज जिस तरह का दौर चल रहा है उसमें कोई भी ना लगाए तो बेहतर है। तो अब कार्डियक अरेस्ट में ये माना जाता है कि शुरू के जो 10 मिनट हैं, अगर आपने उसमें उनको बचा लिया तो बचा लिया, और वो तो पता भी नहीं कितने घंटे, केवल 10 मिनट है। वहाँ तो पता ही नहीं बाथरूम में कितनी मिनट। और एक लक्षण ये है कि अगर आदमी के, उस पेशेंट के पैर ठंडे हो गए हैं, हाइपोथर्मिया हो गया है, तो उसमें उतनी गुंजाइश रहती है कि इसको सर्वाइव किया जा सकता है CPR के जरिए। तो उनको ये कार्डियक अरेस्ट था, और इसमें इस तरह की सावधानियाँ जो आमतौर पर बताई जाती हैं उनका कोई ज़्यादा अर्थ नहीं है। अर्थ इस बात का है कि लगातार, जैसा आपने कहा कि उनको धमकियाँ मिल रही थी, तो एक स्ट्रेस कांस्टेंट बना हुआ है। दूसरे एक वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है। देखिए वो ना केवल ना खुद सर्जरी कर रहे थे, बल्कि उस पूरे हॉस्पिटल के वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। समय नहीं था जी उनके पास। तो ये जो जीवन है ना इस तरह का, जहाँ इतना हेक्टिक लाइफ है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही और आप लगातार आपके पास फ़ोन आ रहे हैं, तो कई तरह के दबाव आते हैं, कभी सिफारिशें आती हैं, और आपके अपने पेशेंट को लेके भी आप चिंतित हो जाते हैं। तो इतना सारा स्ट्रेस एक एक्यूमुलेट हो जाता है कि उसको झेल पाना कई बार संभव नहीं होता। और ये जो था ना, उनको जो थ्रेट मिली हुई थी, ये तो एक कांस्टेंट स्ट्रेस है। इससे आप यार रियल है,
रियल है जी। है ना। तो इसको झेल पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो उनका वर्क रिलेटेड स्ट्रेस प्लस ये जो स्ट्रेस उनके ऊपर आ रहा था थ्रेट वाला, ये मिला के एक बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं। संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या बचाव रखा जाए जी, क्या सबक लें, क्या मतलब क्या समझे जीवन को ऐसे? देखिए, ऐसा होता है कि मृत्यु के बाद ना हम शमशान वैराग्य से गुजरते हैं, और हर आदमी की सोच ऐसी होती है कि जीवन क्षणिक है, क्या रखा है क्या नहीं रखा। और आप देखना कि धीरे धीरे 2 4 5 दिन में सब चीज़ें सामान्य सी हो जाती हैं। शरीर को ठीक रखने का जहाँ तक सवाल है, डॉक्टर्स का ये कहना है कि आपका जीवन जो है बहुत ही अनुशासित होना चाहिए, संयमित होना चाहिए। खाने पीने पर आपका नियंत्रण हो, लाइफ स्टाइल आपका बिल्कुल ठीक हो, आप व्यायाम भी करते रहें, आप योगासन भी करते रहें, तनाव से दूर रहें, स्ट्रेस से दूर रहें, और ध्यान करें, इस तरह की चीज़ें। और बाज़ार की चीज़ें जितनी भी हैं प्रोसेस्ड, इनको तो टच भी ना करें। ये सबसे बड़ा कारण है कि जो लोग प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड खा रहे हैं, ये सबसे बड़ा कॉज है। और कोशिश ये होनी चाहिए कि घर पे बना हुआ आपका जो जितना भी संभव है शुद्धता उसमें हो, उस तरह का भोजन करना चाहिए। और शाकाहारी भोजन करेंगे तो बहुत ही बेहतर है। धूम्रपान से, शराब से, इन सारी चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि जीवन के अपने तनाव ही बहुत हैं जो अनअवॉइडेबल स्ट्रेस है, जिसे आप अवॉइड ही नहीं कर पाते। तो ऐसी चीज़ें और करके गलत लाइफ स्टाइल लेके आप उस चीज़ को और अगर एग्रेवेट करेंगे, बढ़ाएंगे, तो वो आपके दिल के लिए, दिल के क्या पूरे शरीर के लिए ठीक नहीं होगा। तो एक अपने जीवन में संयम लाएं, अनुशासन लाएं, और थोड़ा अपने आप को व्यस्त रखें हल्की फुल्की चीज़ों में। और ये मान के चलें कि आप जीवन में अनिवार्य नहीं है। कई बार आदमी सोच लेता मैं हूँ तो मेरे इर्द गिर्द की दुनिया चल रही है। इतना बड़ा बोझ सिर पर नहीं रखना चाहिए। हम जैसे डॉक्टर आदित्य बत्रा कहे हैं, तो इससे उन थ्योरीज को बल मिलता है जी कि कोरोना के बाद लोग ऐसे ही जा रहे हैं, या जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है वो ऐसे जा रहे हैं। और मैं जब ये कोरोना चल रहा था सर, तो चूंकि हमारा जो हरिभूमि का ऑफिस है उस समय मैं नौकरी करता था, तो वो डॉक्टर आदित्य बत्रा के ऊपर ही होता था पहले। तो डॉक्टर आदित्य बत्रा ने उसी हरिभूमि ऑफिस के नीचे स्पेस लेके किराए पे शुरू किया था ये। तो वो उनका जो पीक था कोरोना का, उस समय आदित्य बत्रा को मैंने आईसीयू में बिना मास्क के घूमते हुए देखा था। तो मैंने उनसे कहा भी था, मैंने कहा आपको डर नहीं लगता क्या? और कुछ नहीं है, सब बकवास बातें हैं, ऐसे बोल के वो उन्होंने कोरोना का ऐसे मजाक बनाया था। और उस दौरान उनके उसमें मौत भी हुई है लोगों की, लेकिन मैंने उनको मास्क लगाते हुए कोरोना में नहीं देखा कभी भी। और अब वो अचानक से चले गए। तो क्या वैक्सीन का प्रभाव आ रहा है ये? अब इनका कोई जवाब है नहीं हमारे पास। नहीं, इसका क्या है कि इसके साथ कंस्पिरेसी थियरीज बहुत चल रही हैं। वैक्सीनेशन को लोग जिम्मेवार मान रहे हैं, और कुछ स्टडीज़ में ये माना गया कि लाखों लोगों में कोई एक बंदा होगा जिसको इस तरह की वैक्सीनेशन की रिएक्शन हुई होगी। और कुछ लोग केवल इसी को आधार मान के चल रहे हैं। जैसे जिम में कोई एक्सरसाइज कर रहा है उससे हो गया, अच्छे खासे हेल्दी। अभी एक पीछे हमारे मित्र थे डॉक्टर सोमवीर आर्य, बहुत ही हेल्दी और फिट आदमी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, वो अचानक से चले गए दुनिया से। तो चाह रहे हैं लोग बहुत अपने आस, कोई ऐसा जानकार नहीं मिलेगा आपको जिसका कोई एक नोन ऐसे धप से नहीं चला गया है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस तरह की इंसिडेंट्स से डेथ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ ये देखना कि चीज़ें पता पहली बार चल रही हैं बहुत ज़्यादा। आज सूचना क्रांति के माध्यम से आपको हर एक सूचनाएं मिल रही हैं। 25-30 साल पहले ये स्थिति नहीं मिलती। अब कहीं की कोई खबर नहीं मिलती थी। आज आपको अगर पूरे भारतवर्ष में पिछले 1 महीने में 150 लोगों की इस तरह से मौत हुई तो उनका पता होगा। तो फिर ये लगता सुन के कि लगातार भी हम अगर हफ्ते 10 दिन में 2-4 सुन ले तो ये लगता है कि ये एक ट्रेंड हो गया, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो एक सूचना का फ्लो बहुत ज़्यादा हुआ। ऐसा नहीं है कि पहले इस तरह की बीमारियां नहीं होती थी, उनका पता ही नहीं चलता था, वो डायग्नोसिस ही नहीं होती थी। अब इतना ज़्यादा डायग्नोसिस की फैसिलिटीज़ हैं और सारी चीज़ें हैं और आदमी में अवेयरनेस है, तो ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। लेकिन वैक्सीनेशन को अभी कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुई ये सारी चीज़ें, कॉन्स्पिरेसी थियरी। चूँकि अब आप ये देखिए ना, वैक्सीनेशन तो करोड़ों लोगों का भारत में हुआ, करोड़ों, मेरे ख्याल से 40-50 करोड़ का आंकड़ा था तभी। लेकिन उस हिसाब से अगर आप देखेंगे या तो डेथ हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 हज़ार लोग हुए होंगे, इससे ऊपर की नहीं है ये।
तो या तो वो इनएविटेबली सबके साथ हो, वो नहीं है। वो कहते हैं कि बॉडी में कोई ऐसा पर्टिकुलर जीन है जो उस वैक्सीन से रिलेटेड है, उस पर जाकर असर डालता है, कोई ऐसी प्रोटीन है उस तरह की। अब उस पर अभी बहुत भविष्य में काम होना है। और जहाँ तक उनकी बात थी कि भाई वो डॉक्टर साहब कोरोना के टाइम में मास्क नहीं लगा रहे थे, एक्चुअल में आपने देखा होगा कि उस समय फियर था एक, लेकिन तभी ये भी बता रहे थे कि 96% लोगों को ये नहीं होगा, या होगा तो उसके सिम्टम ही नहीं आएंगे। तो 4% का ही मामला था ना सर। वो 4% ने उन 96% को भी डरा रखा था। मेरे को हुआ, मेरा खुद का अनुभव है, मुझे ना जुकाम हुआ, ना बुखार हुआ, ना मेरे शरीर में दर्द हुआ, कहीं कोरोना पॉजिटिव था। लेकिन वो जो पीरियड था 14 दिन का, उसके निकलने के बाद ही मुझे चैन पड़ा कि अब मैं आउट ऑफ डेंजर हूँ, जबकि कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जब एक बार आपको हो गया, इम्यूनिटी होगी, हो सकता है डॉक्टर साहब को हुआ हो, और डॉक्टर ध्रुव को तो 3-4 बार हुआ, बार बार हुआ। दूसरे इस तरह के लोग जो ना, ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि भाई फियर ना फैले, है ना। तो और जो दूसरी वाली वेव थी वो तो बहुत ही खतरनाक थी। तो खैर, मैं इस चीज़ को एडवाइज नहीं करूँगा, जो ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। जो प्रिकॉशंस बताई जा रही हैं वो सबके लिए और होनी चाहिए। लेकिन कुल मिला के मुझे तो एक ही चीज़ समझ में आई है जी कि देखो, मरने जीवने का तो पता नहीं है किसी को भी, लेकिन हम इतना जरूर अपनी बॉडी के साथ करें कि हम सड़ के ना मरें। मतलब मौत चाहे किसी भी दौर में आए, किसी भी उम्र के इस पड़ाव में आए, आदमी हेल्दी दुनिया से जाना चाहिए। हाँ, नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छी चाहत हो सकती है, लेकिन बहुत लोग हैं जो, देखिए, केवल बीमारी से आदमी नहीं मरता। मरने के तो बहुत कारण है, पता नहीं कैसे मर जाए हैं लोग, मार भी देते हैं एक दूसरे को। अब हजारों बच्चे मारे गए इसमें, गाजा में। तो मृत्यु कोई एक वजह से तो होती नहीं, लेकिन मृत्यु का एक कारण ये भी है कि आपका शरीर जो है वो धीरे धीरे डिके होता है, क्षय होता है उसका। तो उसको रोकने के लिए क्या हो सकता है? तो उसके रोकने के लिए यही सारी चीज़ें हैं कि आप, जो मैंने बताया, आपका लाइफ स्टाइल आज के दौर में विशेषकर बहुत अच्छा होना चाहिए। और दूसरे, ये जो सारे दिन बहसबाजी करना, ये करना, अब नए नए कारण हमारी ज़िंदगी में तनाव के पैदा हो रहे हैं, जिनका हमारी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। हम इतना आक्रामक आज का मनुष्य हो गया कि हर समय वो टेंशन में है। अब हर एक के अपने पॉलिटिकल गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनके विषय में कोई कुछ कह दे तो वो एकदम आमादा हो जाते हैं लड़ने के लिए। जो एक फिक्स्ड ओपिनियन बना रखे हैं कि मेरी जो सोच है उसी से सबको सहमत होना, नहीं तो पहले ऑलरेडी इतना तनाव जीवन में है, आपके रोजगार से रिलेटेड है, परिवार से रिलेटेड है, उसमें आपने एक नई चीज़ और आमंत्रित कर ली। और ये सबसे बड़ा कारण हो रहा है। लोग इतनी ज़बरदस्त बहस करते करते लोगों को कार्डियक अरेस्ट हुए हैं, चूँकि मतलब इतना ज़्यादा आप उस लेवल पे ले जाओगे उस चीज़ को कि ख़त्म कहानी। बहुत ज़ोर से चिल्लाया आदमी, पता चला उसको अरेस्ट हो गया, कार्डियक अरेस्ट ऐसे भी हुए हैं बहुत ज़्यादा चिल्लाने से। तो जीवन की समझ एक बुनियादी पैदा हो, कैसे हो, उसके लिए ज़रूरी यही है कि शांत मन से, ठीक है, और ज़्यादा तनाव इस तरह के ना लें, और अपना थोड़ा अध्ययन कर लें इस चीज़ का। जैसे हमारे यहाँ तो सौभाग्य गीता जैसी पुस्तक है, अगर उसको थोड़ा पढ़ लें तो वो भी। दूसरे क्या है कि अपने जीवन में आपके पास में आपका कोई एक ऐसा संगी साथी होना चाहिए जिससे आप अपने दुख दर्द तकलीफ साझा कर पाएँ। और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं मिलते हैं, वो हमें तलाश करने होते हैं। तो जब आप किसी के लिए ये भूमिका निभाएंगे तो आपके लिए भी कोई ना कोई निभाएगा। तो आदमी का आदमी पे भरोसा जो टूट रहा है लगातार, वो भी मजबूत करना पड़ेगा हमें स्वस्थ रहने के लिए। चूँकि हम एकदम आइसोलेटेड हो गए हैं, अकेलापन है। हर आदमी आपको शिकायत मिलते मिलेगा कि अपना कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है। आप इस चीज़ को 10 बार दोहरा लो दिन में, अपना कोई नहीं है, आपको लगेगा सचमुच जो अपने हैं वो भी अपने नहीं है। वो फिर वो है ना, आकर्षण का नियम काम करता है। हाँ, वो आकर्षण का सिद्धांत इसमें काम करेगा। तो अगर आपका अपने आप तो अच्छे हो ना, हर आदमी ये कहता है कि मैं तो अच्छा हूँ, अच्छे लोग नहीं हैं, तो फिर बुराई है कहाँ? मैं आज तक नहीं समझ पाया। अब किसी से को आजकल वैसा आप दोस्ती रिश्ते नातों का कोई मतलब नहीं है, और हर आदमी यही शिकायत कर रहा है। तो फिर
तुम निभाओ अपने। यानी आप तो बहुत अच्छे हो, मुझे छोड़ के सारी दुनिया खराब हो गई। अजीब लॉजिक है, हर आदमी यही कह रहा है। इसका मतलब अच्छे तो हम कहीं ना कहीं सारे हैं, कहीं बीच में से तंतु टूट रहे हैं, तार टूट रहे हैं, तो उनको जोड़ना भी बहुत जरूरी है। अगर किसी की बहुत हैक्टिक लाइफ है, रात दिन इस तरह का काम करना है, और तो उनको अपना एक थोड़ा टाइम भी अलग निकालना चाहिए जिसमें वो खुश रह सकें, प्रसन्न रह सकें। खैर दोस्तों, जीवन के साथ मृत्यु एक अटल सत्य है, ये सब जानते हैं हम, लेकिन फिर भी मृत्यु आती है तो हमें दुख होता है, और जीवन आता है तो हमें खुशियाँ मिलती हैं। लेकिन डॉक्टर आदित्य बत्रा जैसे लोग, इतने अच्छे डॉक्टर समाज में होने चाहिए, ज़रूरत है। इतने अच्छे लोगों की हमेशा ज़रूरत बनी रहेगी। उनकी भरपाई तो अब हो नहीं सकती, लेकिन जो डॉक्टरी पेशे के से जुड़े हुए लोग हैं, वो डॉक्टर आदित्य बत्रा से कुछ चीज़ें सीख सकते हैं कि कैसे लोगों के दिलों में जगह बनाई जा सकती है। क्योंकि आजकल डॉक्टरी का जो पेशा है, इसकी गरिमाएं बहुत तार तार हो चुकी हैं। आजकल लोग डॉक्टरों पे विश्वास नहीं करते हैं, और ऐसे दौर में डॉक्टर आदित्य बत्रा जैसा विश्वास पैदा करना, ये एक उपलब्धि है। तो डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए लोग या डॉक्टर बनने की चाहत रखने वाले बच्चे डॉक्टर आदित्य बत्रा से यही सीख सकते हैं कि डॉक्टर होने का मतलब क्या होता है। हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है उनके परिवार के लिए, हमारी सांत्वनाएं हैं आप, और हम कुछ कर नहीं सकते हैं सिर्फ ये सांत्वना भरे शब्द कहने के। लेकिन संसार में खूबसूरती इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अच्छे लोग हैं। तो अपने आसपास जितने ऐसे अच्छे लोग दिखाई देते हों, उनकी सार संभाल करते रहिएगा, उनसे मुलाकातें करते रहिएगा, उनको फ़ोन कर लिया करें, मिल लिया करें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा तो है नहीं दोस्तों। आप भी 2 शब्द डॉक्टर आदित्य बत्रा जी के लिए ज़रूर लिखना यहाँ पे, हमारी यही उनको श्रद्धांजलि होगी। शुक्रिया, नमस्कार।